Good morning, students. I am Manish Gupta from Shiv Jyoti Educational Group. Today we will study Political Science Chapter 6 Judiciary Part 2. बेटा इसके पहले वाले पार्ट के अंदर हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में पढ़ा था कि भाई व्हाई डू वी नीड जजेस जो हैं उनका क्या रोल है, उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, उनको रिमूव कैसे किया जाता है। जो जुडिशरी है उसका एक सिस्टम है, लोअर कोर्ट, उसके ऊपर है अपना हाई कोर्ट, लेट्स उसके बाद में हम चले सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो पूरा सिस्टम है उसी को ही क्या बोला गया है, जुडिशरी। तो अब हम जुडिशरी के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, यानी इसके पास में कौन कौन सी पावर्स हैं। तो सबसे पहली पावर जो इसके पास में है अपना ओरिजिनल जुडिडिक्शन। तो ओरिजिनल जुडिडिक्शन का मतलब यानी मौलिक क्षेत्राधिकार। तो इसके अंदर कहता है ये कि भाई ओरिजिनल जुडिडिक्शन मींस केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसीडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट्स बिफोर दैट। जो मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट जस्ट बिलो हाई कोर्ट, उससे बिलो लोअर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है हमारी, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन केसेस की भी सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उन केसेस की सुनवाई कर सकता है जो कि लोअर कोर्ट के अंदर गए नहीं है। यानी हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उन केसेस के ऊपर किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं दिया और वो सीधे केसेस कहां पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ ऐसे केसेस, ये कुछ हर एक कोई केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, लेकिन कुछ केसेस जो कि इस टाइप के होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं, वो केसेस की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो केसेस इन्वॉल्विंग फेडरल रिलेशन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन से केसेस जाएंगे, जो फेडरल यूनिट से रिलेटेड है। फेडरल यूनिट जैसे एज वी नो डेट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। अब फेडरल कंट्री तो हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उसके अंदर अलग अलग गवर्नमेंट रूल्स करती हैं। तो उनके से जो रिलेटेड केसेस हैं उनकी सुनवाई कौन करता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट करता है। The original jurisdiction of the Supreme Court established it is an empire in all disputes regarding federal matters। तो ये जो पावर है उसके पास में वो सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश करती है कि भाई वो क्या है, यानी सुप्रीम कोर्ट एक एम्पायर की तरह, न्यूट्रल एम्पायर की तरह काम करेगा। फेडरल मैटर्स के अंदर अगर कोई डिसीजन दे रहा है, यानी फेडरल मैटर यानी दो स्टेट से रिलेटेड वो मैटर हो सकता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह काम करता है और जो एक्चुअल फैक्ट है उसके बेस के ऊपर वो डिसीजन देता है। तो इन एनी कंट्री, स्पेशली फेडरल कंट्री की हम बात करें, तो लीगल डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स एंड अमंग द स्टेट्स देमसेल्फ। तो फेडरल या स्टेट्स की बात करें, फेडरल कंट्री की बात करें, तो बहुत सारे जो स्टेट्स होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, अब उनके अंदर सबके अपने अपने व्यूज रहते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट रहते हैं। तो अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर ब्लेम भी लगाता है या कुछ करता है, तो स्वाभाविक रूप से उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होना स्वाभाविक हो जाता है कि भाई उनके आपस के अंदर। अब वो डिस्प्यूट्स आपके दो स्टेट्स के बीच में भी हो सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज को लेकर के भी हो सकते हैं, आपके सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशन है उनके बेस के ऊपर भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो डिस्प्यूट्स है उनकी सुनवाई कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। द पावर टू रिजॉल्व सच केसेस इज एंट्रस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारी केसेस को हल करने की जिम्मेदारी किसकी है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की है। तो इट इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसी बेसिस के ऊपर इसको क्या कहा जाता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहा जाता है, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज द पावर टू डील विद सच केसेस। क्योंकि और कोई सी इंस्टीट्यूशन के अंदर केसेस को डील करने की पावर नहीं है, केवल ये पावर किसके पास में है, सुप्रीम कोर्ट के पास में है। Neither the high court nor the lower court can deal with such cases। यानी जो लोअर कोर्ट है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ना ही जो हाई कोर्ट के पास में इन केसेस को सोल्व करने की पावर है। तो in this capacity, the Supreme Court not just settles disputes
but also interprets the power of union and the state government as laid down in the constitution। तो इसी कैपेसिटी के बेस के ऊपर यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल डिस्प्यूट को ही सोल्व नहीं करता कि भाई दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है या यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो केवल ये उन डिस्प्यूट को ही सोल्व नहीं करता, बल्कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो पावर्स हैं, जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड हो रही हैं, उन पावर्स को भी है जो क्या बोलते हैं ये इंटरप्रेट करता है, उसको भी एक्सप्लेन करने का काम करता है। भाई ये पावर ये पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, दूसरी पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। अगर उन पावर्स के बीच के अंदर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उस बेसिस के ऊपर भी ये उन पावर्स को एक्सप्लेन करता है। सेकंड आता है हमारा रिट जुरिडिक्शन। तो ये तो था हमारा ओरिजिनल जुरिडिक्शन यानी मौलिक क्षेत्राधिकार। अब रिट जुरिडिक्शन जो है यानी रिट इश्यू करने की पावर, तो उसके अंदर ही कहता है कि एनी इंडिविजुअल्स हुज फंडामेंटल राइट्स हैज बीन वायलेटेड कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर रेमेडी। यानी कोई भी पर्सन जिसके की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, उसके अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो पर्सन सीधे अब इंसाफ पाने के लिए, अपना जस्टिस गेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच सकता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ रिट। अब जो सुप्रीम कोर्ट जो उससे रिलेटेड जो पर्सन है उनके लिए जो ऑर्डर इश्यू करता है, उस जो ऑर्डर इश्यू उसने किया उस ऑर्डर को ही क्या कहा जाता है, रिट कहा जाता है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि रिट की फॉर्म के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इश्यू करता है। The high courts can also issue writs, but the person whose rights are violated have the choice of either approaching the high court or approaching the supreme court directly। अब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास है रिट इश्यू करने का ऑर्डर हो, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर तो सीधी पावर ही है कि उसके पास थी, लेकिन रिट इश्यू करने के अंदर जब हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है रिट इश्यू करने की, लेकिन ये पर्सन की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करे या हाई कोर्ट के अंदर अपील करे। तो थ्रू सच रिट्स द कोर्ट्स कैन गिव ऑर्डर टू द एग्जीक्यूटिव। तो इन रिट्स के माध्यम से जो कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो जो एग्जीक्यूटिव यानी मिनिस्टर्स को है उनको ये ऑर्डर इश्यू कर सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रिट जुरिडिक्शन। अब अगला आता है हमारा एप्लेटाइट जुरिडिक्शन यानी अपील करने का अधिकार। आप अपील कर रहे हैं कोर्ट के पास में जाकर के, तो यहां पर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा जो अपील करने का जो कोर्ट है वो उस कोर्ट को माना गया है सुप्रीम कोर्ट, यानी उसका डिसीजन जो होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। अगर आप पहले लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप हाई कोर्ट में गए, वहां से भी आप सेटिस्फाई नहीं है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल अथॉरिटी माना गया है। ए पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, जो मैंने अभी कहा आपको, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट और द लोअर कोर्ट देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप अपील कर सकते हैं। तो however high courts must certify that the cases is fit for appeal, that is to say that it involves a serious matter of interpretation of law or constitution। लेकिन यहां पर भी ये बात कह रहा है कि हाई कोर्ट को ये मानना पड़ेगा, ये प्रमाण पत्र टाइप एक सर्टिफाई उसको करना पड़ेगा कि जो केस सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के गया है वो वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लायक है या नहीं है। अगर उसको लगता है कोर्ट को कि यानी कहने का मतलब बता रहा है कि जैसे जो उसको कानून की व्याख्या करनी है या फिर जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई गंभीर मसला है, उसके ऊपर उसको कोर्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोर्ट से कुछ एडवाइस चाहिए, तो उसके बेस के ऊपर वो उसको सर्टिफाइड करता है, हाई कोर्ट उसको सर्टिफाइड करता है।
लेकिन यहां पर ये कहता है कि इन एडिशन यहां पर भी ये कहता है कि अगर हाई कोर्ट को ये लगता है, सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि भाई उसने हाई कोर्ट ने इसकी परमिशन नहीं दी है, तो भी वो डायरेक्टली उस कोर्ट की उस केसेस की सुनवाई कर सकता है। अगर क्रिमिनल केसेस की हम बात करें तो क्रिमिनल केसेस के अंदर अगर लोअर कोर्ट ने किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस सुना दिया है तो वो पर्सन हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। हाई कोर्ट ने भी उसको डेथ सेंटेंस सुना दिया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपील कर सकता है। तो ऑफ कोर्स द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द पावर टू डिसाइड वेदर टू एडमिट अपील्स इवन व्हेन अपील इज नॉट अलाउड बाय द हाई कोर्ट। तो यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट ने उसको लिख करके दिया है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। अगर उसने लिख करके भी नहीं दिया है, उसने सर्टिफाई भी नहीं किया है, तो भी सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस की सुनवाई डायरेक्टली कर सकता है। जुडिक्शन मींस दैट द सुप्रीम कोर्ट विल कंसीडर द केस एंड द लीगल इश्यू इन्वॉल्व्ड इन इट। तो यहां पर ये यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उन केसेस की जो पहले केसेस हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के पास में थे, उन सभी केसेस की वापस से सुनवाई करेगा, उन पर पुनर्विचार करेगा और उससे जो लीगल इश्यू से जो इश्यू जो इन्वॉल्व है उन सबको भी वो एक तरीके से दोबारा से देखेगा कि भाई वो केसेस वास्तव में अपील के लायक है या नहीं है। तो इफ द कोर्ट थिंक दैट द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट द लोअर कोर्ट अंडरस्टूड, अगर सुप्रीम, यहां पे कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट से है कि अगर कोर्ट को लगता है कि जो लॉ बनाया गया है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मीनिंग को लोअर कोर्ट ने अलग तरीके से समझा है, तो द सुप्रीम कोर्ट विल चेंज द रूलिंग, तो सुप्रीम कोर्ट कानून को भी बदल सकता है। एंड along with that also give new interpretation of the provision, प्रावधानों के अंदर जो भी प्रोविजंस उसके अंदर है आए हुए उनकी भी एक्सप्लेन उनको कर सकता है, उनकी भी व्याख्या कर सकता है। The high courts too have appellate jurisdiction over the decision given by the courts below them। अब हाई कोर्ट के पास भी यही पावर है कि उसके अंडर में जो कोर्ट आ रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और दूसरी जो उनसे कोर्ट वगैरह जो उसके अंडर में आती हैं, उनके केसेस की भी सुनवाई वो डायरेक्टली कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा एडवाइजरी जुडिक्शन। अब एडवाइजरी जुडिक्शन का मतलब है यानी सलाह देना, परामर्श संबंधी अधिकार। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास में राइट आया कि इन एडिशन टू ओरिजिनल एपिटाइट जुडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पजेस एडवाइजरी जुडिक्शन आल्सो, यानी परामर्श भी दे सकता है। अब परामर्श किसको देगा, सलाह किसको देगा, अगर उससे मांगी जाएगी तो सलाह देगा किसको, गवर्नमेंट को। दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी भारत का जो राष्ट्रपति अगर किसी भी मैटर को जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, जिसके अंदर कि उसको लगता है कि यहां पर उसको कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जरूरत है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है, उससे सलाह मांग सकता है कि भाई आपके पास जो केस आया है उसको उसके अंदर कानूनी पेचीदगियां हैं और समझ में नहीं आ रहा कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या मतलब है, तो उसके बेस के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस उस पर मांग सकता है। तो however the Supreme Court is not bound to give advice on such matters। अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है कि वो उसको एडवाइस दे, वो उसको मना भी कर सकता है। और यहां पर आगे कह रहा है एंड द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच एन एडवाइस, और प्रेसिडेंट भी बाउंड नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको एडवाइस दिया उसको वो एक्सेप्ट करे ही करे, उसको रिफ्यूज भी कर सकता है, ये उसका पर्सनल मामला होता है। द यूटिलिटी इज टू फोल्ड। अब इसकी बेस के ऊपर हम चले तो दो उपयोगिताएं निकलती है इससे, यानी इसका फायदा क्या है, इसके दो फायदे होते हैं कि एक तो ये कहता है कि इन द फर्स्ट प्लेस इट अलाउज द गवर्नमेंट टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन ए मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन इट, यानी इसके बेस के ऊपर गवर्नमेंट को परमिशन हो जाती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी
कानून को बनाने से पहले जो कि है, जो क्या बोलते हैं, पब्लिक के से रिलेटेड है या पब्लिक के इंपॉर्टेंस रिलेटेड है, उसके ऊपर उसको कानूनी राय मिल जाए, गवर्नमेंट को आगे जिससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। यानी परेशानी क्या नहीं होगी, दिस में प्रिवेंट अननेसेसरी लिटिगेशन लेटर, जिससे कि जो गवर्नमेंट ने कानून बना दिया अब उसके बाद में आप उसके ऊपर कोई कोर्ट के अंदर अपील लगाएं करें, तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट पहले सुप्रीम कोर्ट से कानूनी एडवाइस ले सकती है। सेकेंडली, इन द लाइट ऑफ द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की सलाह के अनुसार द गवर्नमेंट कैन मेक सुटेबल चेंजेस इन इट्स एक्शन और लेजिस्लेशन, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की सलाह के अनुसार गवर्नमेंट ने जो अपना कानून बनाया है, जो विधेयक वगैरह बनाया है, उसके अंदर भी वो चेंजेस उसके अकॉर्डिंग कर सकती है। अब स्टूडेंट यहां पर ही कहता है कि उसके पास पावर्स है, तो यहां पर ही कह रहा है कि आर्टिकल 137 कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा सुनाए गए जो भी उसके फैसले हैं, निर्णय हैं या आदेश हैं जो उसने दिए हैं, उनको वो रिव्यू कर सकता है, प्रोनाउंस्ड कर सकता है, पुनरावलोकन उनका कर सकता है। उसके पास में ये पावर, यानी अपने निर्णय के, अपने डिसीजन को ही वो क्या कर सकता है, रीइंटरप्रेट कर सकता है, दोबारा से उसको बदल भी सकता है। सेकंड, ये कहता है आर्टिकल 144, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी चीजें आ रही हैं, जितने भी लोग हैं सिविल और जो अथॉरिटी हैं, वो किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की सहायता से काम करेंगे। अब अगला आता है हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है, यानी जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कितनी एक्टिव है, यानी न्यायिक सक्रियता। तो द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज्म हैज फ्लोरिश्ड इन इंडिया इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन। जो मेन इंस्ट्रूमेंट है जुडिशियल एक्टिविज्म का, यानी जिसके बेस के ऊपर कोर्ट एक्टिव होती है, वो केस किस बेस के ऊपर, PIL, काफी नाम सुना होगा, जनहित याचिका जिसको बोल देते हैं अपन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और सेकंड है सोशल एक्शन लिटिगेशन, SAL। तो इन नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ एन इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट ओनली इफ ही और शी हैज बीन पर्सनली एग्रीव्ड, यानी सामान्य तौर पे कोर्ट के अंदर कौन जाएगा, वही पर्सन कोर्ट पे पहुंचेगा जिसको कि पीड़ित हो, जिसको कि कोई नुकसान हुआ हो, इंसाफ पाने के लिए वो आदमी है जो कोर्ट में जाएगा जनरली। तो डेट इज टू से ए पर्सन हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड और हु इज इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट कुड मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी इसका मतलब क्या है कि वही पर्सन कोर्ट में जाएगा जिसके कि उसको लगता है कि उसके राइट्स को वायलेट किया गया है या वो खुद डिस्प्यूट के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसके बेस के ऊपर वो न्याय पाने के लिए सीधा कोर्ट में पहुंचेगा। ये बहुत पहले इस चीज को माना जाता था। तो दिस कॉन्सेप्ट अंडरवेंट ए चेंज अराउंड 1979। तो ये जो कॉन्सेप्ट थी, ये 1979 के आसपास जाकर के, उसके आसपास ये अवधारणा ही एक तरह से क्या हुई, चेंज हो गई। यानी क्या हुआ था कि 1979 के अंदर बताता है कि द कोर्ट सेट द ट्रेड व्हेन इट डिसाइडेड टू हियर ए केस वेयर द केस वाज फाइल्ड नॉट बाय द एग्रीव्ड पर्सन बट बाय अदर्स ऑन देयर बिहाफ। यानी 1979 के अंदर एक कोर्ट ने ये अवधारणा ही बदल दी थी कि एक ऐसा ट्रेंड एस्टैब्लिश किया था कि जब उसने डिसाइड किया कि वो ऐसे केसेस की सुनवाई करेगा, किन केसेस की, जो कि पीड़ित पक्ष ने दायर नहीं किया हो, बल्कि उसके पीड़ित पक्ष के बिहाफ के ऊपर किसी दूसरे पर्सन ने उस केस को कोर्ट के अंदर लगाया हो, कोर्ट के समक्ष उसको लेकर के आया हो, तो उन केसेस की सुनवाई करेगा। तो एट दिस केस इन्वॉल्व्ड ए कंसिडरेशन ऑफ एन इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अब ऐसे केसेस के अंदर कौन से इश्यूज इन्वॉल्व थे, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड थे,
जनहित के से संबंधित थे। तो इट एंड सच अदर केसेस, तो ऐसे और दूसरे इसी टाइप के जो केसेस थे उन सबको बेटा क्या नाम दिया गया? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का नाम दिया गया, जनहित याचिका का उसको नाम दिया गया। यानी वो केसेस जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, उन केसेस के अंदर ज्यादातर लोग जो उससे अफेक्टेड हो रहे हो उस बेस के ऊपर कोर्ट के सामने जो केसेस लाए जाते हैं वो पीआईएल के अंदर आते हैं। तो अराउंड द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आल्सो टुक अप द केसेस अबाउट राइट्स ऑफ प्रिजनर। तो उसी समय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिजनर्स के राइट्स थे उनके बेस के ऊपर कुछ केसेस की सुनवाई करी थी। अब जैसे ही ये प्रिजनर्स, अब प्रिजनर तो कैद में है, कैदी है, उस केस, उनके केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, यानी उनके जितने पर्टिकुलर किसी एक प्रिजनर की तो बात हो नहीं रही थी, किसी एक कैदी की तो बात नहीं हो रही है, जो भी बात हो रही है वो हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जितने भी कैदी बंद है उन सबके बारे में बात हो रही है। तो वहां पर ये कहा दिस ओपन द गेट्स फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस। तो इसके बेस के ऊपर क्या हुआ, बहुत सारे केसेस की एक तरह से बाढ़ सी आ गई थी, वेयर पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, जो जनसेवी लोग थे, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी संस्थाएं थी, सॉट जुडिशियल इंटरवेंशन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट। उन जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन थे, जनसेवी लोग थे, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कोर्ट से डिमांड करी कि आप जो एग्जिस्टिंग राइट है उनको जो हनन किया जा रहा है उसके अंदर हस्तक्षेप कीजिए, इंटरवेन उसको कीजिए, यानी बेटरमेंट ऑफ लाइफ, ऑफ कंडीशन ऑफ द पुअर। अब इसके अंदर कई सारे जो पब्लिक से रिलेटेड इश्यूज थे उनको उठाया गया। वो इश्यूज क्या थे कि आपके जो क्या बोलते हैं जो गरीब लोग हैं उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का राइट, वो भी पब्लिक से रिलेटेड आया, एंड मैनी अदर इशू इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर उठाए गए। तो एक इसके बेस के बाद पीआई हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो एक इंपॉर्टेंट साधन बन गया पीआईएल, जिसके बेस के ऊपर कोर्ट अपने आप को एक एक्टिव फील कर सकती थी, एक्टिविज्म के अंदर वो वर्क कर रही थी। तो थ्रू द पीआईएल द कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द राइट्स, आइडियाज ऑफ राइट्स। तो पीआईएल के थ्रू कोर्ट ने जो राइट्स का दायरा था उसको भी क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, उसको भी और भी बढ़ा दिया। अब यानी राइट्स आपके कौन से थे, जो आम पब्लिक को साफ पीने का पानी मिले, साफ हवा मिले, डिसेंट लिविंग हो। तो ये सारे जो क्या बोलते हैं जो राइट्स थे वो पूरी सोसाइटी के लिए जरूरी कोर्ट ने समझा। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, गवर्नमेंट की थी कि वो अपने सिटीजन्स को ये सारी चीजें प्रोवाइड कराए। तो देयरफॉर इट वाज फेल्ट बाय द कोर्ट दैट इंडिविजुअल्स एज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए कोर्ट ने फील किया कि प्रत्येक व्यक्ति है जो सोसाइटी का एक पार्ट है एंड मस्ट हैव द राइट टू सीक जस्टिस, और उसे भी न्याय पाने का अधिकार है। जहां पे भी उसको लगता है कि उसके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, उन राइट्स को उसको गेन करने का अधिकार है। ये भी आपके राइट्स के अंदर ही आते हैं कि भाई उसको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, बेटर कंडीशन मिले, बेटर लिविंग कंडीशन हो, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तो ये राइट्स है जो दिनों दिन लगातार इसका दायरा पीआईएल के बेस के ऊपर कोर्ट ने डिसीजन दिए और पब्लिक का दायरा बढ़ता गया। राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे धीरे धीरे करके पीआईएल के बेस के ऊपर ही गवर्नमेंट ने राइट्स को, ये कोर्ट ने ये राइट्स को आगे बढ़ाया। सेकेंडली, through PIL and judiciary activism of the post 1980 period, the judiciary has also shown readiness to take into consideration rights of those section who cannot easily approach the court। दूसरे नंबर पे कहता है कि जो PIL और जो जुडिशियल एक्टिविज्म था 1980 के बाद में नजर आया ज्यादा, जब कोर्ट ने भी काफी तत्परता दिखाई, उस चीज को तैयार था कि वो जो भी कोर्ट के सामने ऐसे पर्सन जो सीधे कोर्ट के अंदर नहीं पहुंच सकते, उनके ब्याज के ऊपर अगर कोई पर्सन कोर्ट के अंदर कोई केसेस दायर करे तो वो उनकी सुनवाई करेगा। तो उस चीज के लिए भी कोर्ट ने अपनी तत्परता दिखाई थी।
फॉर दिस पर्पज द जुडिशरी अलाउड पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, यानी जन सेवी लोगों को उन्होंने अलाउ कर दिया, कोर्ट ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ कर दिया, वकीलों को अलाउ कर दिया कि वो नीडी और डिप्राइव्ड जो पर्सन है, पीड़ित पक्ष है, जरूरतमंद लोग हैं, उनके बिहाफ के ऊपर कोर्ट के अंदर अपील दायर कर सकते हैं। आजकल तो इस कोर्ट का इतना तगड़ा दायरा इसका बढ़ चुका है कि अगर कोर्ट अपने टीवी के ऊपर अगर कोई क्लिप आई है और उसको लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये पब्लिक के जो राइट्स है उसका वायलेशन है, तो उसके बेस के ऊपर ही वो केस चालू कर सकता है। अब नेगेटिव साइड ऑफ पीआईएल, तो ऑब्वियसली बात है ईच कॉइन हैज टू साइड्स, जहां इसके सकारात्मक पहलू थे तो वही नकारात्मक पहलू भी है इसके। अब यहां पर नकारात्मक कह रहा है कि इन द फर्स्ट प्लेस इट हैज ओवरबर्डन्ड द कोर्ट। अब सबसे पहला तो इससे कोर्ट के ऊपर बहुत सारे केसेस आ गए, ओवरबर्डन हो गया कोर्ट। सेकेंडली, जुडिशियरी एक्टिविज्म हैज ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड एंड द जुडिशियरी ऑन द अदर। यानी यहां पर ये कहता है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसके बेस के ऊपर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के जो वर्किंग एरिया अलग अलग था, एक लाइन जो कि इनके वर्किंग एरिया को सेपरेट करती थी, वो एक लाइन ही वो चीज ही खत्म हो गई। यानी यहां पे कह रहा है द कोर्ट हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन रिजॉल्विंग क्वेश्चन व्हिच बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव, यानी कोर्ट अब उन क्वेश्चंस को भी रिजॉल्व करने के अंदर बिजी हो गया जो कि बेटर आपके एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड थे, गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। जिन मुद्दों को गवर्नमेंट को सोल्व करना चाहिए था, अब वो मुद्दे भी कोर्ट के पास में आ गए। अब आता है हमारा जुडिशरी एंड राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू वेज इन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन रेमेडी द वायलेशन ऑफ राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके बताता है इंसाफ पाने के सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि भाई अगर राइट्स का वायलेशन हुआ है तो आप दो तरीके से क्या कर सकते हैं, न्याय पा सकते हैं। तो फर्स्ट, इट कैन रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग रिट्स ऑफ हैप्स क्रॉप्स, मैंडमास एटसेट्रा। अब ये रिट के नेम है बेटा, जैसे कि आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून वगैरह है, इस टाइप के रिट के नेम है कि फर्स्ट इट कैन रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स को वो रिस्टोर किस बेस पर कर सकता है, रिट इश्यू करके। कौन सी हैप्स क्रॉप्स है, मैंडमास क्रॉप्स है, ये भी आपके रिट का नेम है, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आती है, उसके बेस के ऊपर रिट इश्यू करके वो फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करता है। द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इशू सच रिट्स। अब ऐसा नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही है, हाई कोर्ट के पास में भी पावर है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग, वो भी इसके बेस के ऊपर रिट इशू कर सकता है। तो पहला तरीका तो ये था। सेकेंडली, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द concerned law as unconstitutional and therefore non operational। यानी सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई लगता है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई कानून जो बनाया है, जो रिलेटेड जो कानून है वो गलत है, तो वो उसको गैर संवैधानिक भी घोषित कर सकता है और उसको लागू करने से रोक सकता है। Perhaps the most important power of the Supreme Court is the power of judicial review। तो ये शायद कह सकते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, पावर है। वो पावर क्या है, जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर हाई कोर्ट्स टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ एनी लॉ इफ द कोर्ट अराइव्स एट द कंक्लूजन दैट द लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को या रूल को जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली उसको एग्जामिन कर सकता है, उसकी संवैधानिक जांच कर सकता है, और यदि वो चीज संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के विपरीत रहती है तो कोर्ट उसको इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकता है, यानी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकता है। तो आगे कहता है कि भाई जो टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नाउ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो कहीं पर भी
जुडिशियल रिव्यू का नाम नहीं आता। कोई वर्ड्स ऐसा नहीं है जो कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता हो। तो यहां पर ये कहता है कि हाउएवर द फैक्ट दैट इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन ए लॉ दैट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स implicity gives the Supreme Court the power of the judicial review। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका लिखित संविधान है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। तो उसके बेस के ऊपर इसमें दर्ज है कि भाई कोई भी पर्सन अपने जो उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके विपरीत होने के ऊपर वो कोर्ट के अंदर जा सकता है, कोर्ट के अंदर जाकर के उसकी अपील कर सकता है और कोर्ट उसको जो दिशा निर्देश भी जारी कर सकता है। तो टुगेदर द रिट पावर एंड द रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट मेक जुडिशरी वेरी पावरफुल। तो ये जो रिट पावर और रिव्यू पावर, ये जुडिशियल रिव्यू के बेस के ऊपर जो पावर बनी है उसके बेस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है ये दोनों पावर्स को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। इन पर्टिकुलरली द रिव्यू पावर मींस दैट द जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी रिव्यू पावर यानी अपने केसेस को वो दोबारा से रिव्यू भी कर सकता है, उसके बेस के ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर उसके पास में है। एंड द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, और जो लॉ लेजिस्लेचर ने पार्लियामेंट ने बनाया है उस लॉ को भी वो एक्सप्लेन कर सकता है, उसकी भी व्याख्या कर सकता है। तो द प्रैक्टिस ऑफ एंटरटेनिंग PIL हैज फर्दर एडेड टू द पावर ऑफ द जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो PIL को भी है जो क्या बोलते हैं एक आधार बांध करके, बेस बना करके वो जिस तरीके से कोर्ट अपने डिसीजन देता है, केसेस को अपने सामने पुटअप करता है, उससे भी सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट होने के अंदर मदद मिलती है। अब आता है हमारा जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। तो बड़ा जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच के अंदर कई सारे मुद्दे जो है चलते रहते हैं। इनके अंदर पार्लियामेंट का अपना कोई लॉ पास कर दिया, पार्लियामेंट सोचती है लॉ है जो सही है, पब्लिक को लगता है कि लॉ गलत है, उसके अगेंस्ट के अंदर कई बार रिट्स वगैरह लग जाती है। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि कई बार जुडिशरी और पार्लियामेंट दोनों भी आमने सामने हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर चलता ही रहता है। तो द फॉलोइंग इश्यूज वर द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी के बीच में ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज सामने आए। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर आपका क्या क्षेत्राधिकार है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट्स पावर टू कर्टेल, एब्रिज और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स, यानी आप है जो क्या बोलते हैं जो आपको जो सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप कितना सीमित कर सकते हैं, कितना आप प्रतिबंधित कर सकते हैं, आगे के लिए कितना पोस्टपोन कर सकते हैं उस चीज के ऊपर। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया उसको भी अमेंडमेंट करने के पास में आपके पास में क्या पावर है। तो कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज दैट एब्रिज फंडामेंटल राइट्स व्हाइल एनफोर्सिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्या पार्लियामेंट के पास में राइट है कि वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे। तो ऐसे कई सारे इश्यूज है जो क्या पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में क्रिएट होते रहते हैं, और इसमें पार्लियामेंट का अपना पक्ष रहता है और जुडिशरी का अपना पक्ष रहता है। तो ये जो इशू है रेगुलर बेसिस के ऊपर एक तरह से डिस्प्यूट के ऊपर बना हुआ है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।